नमस्कार, मैं हूं शांता सिंह और आप देख रहे हैं बोले भारत। क्या बांग्लादेश से शेख हसीना का देश निकाला और एक अंतरिम सरकार का गठन उस देश में तानाशाही के आगमन की आहट है? क्या आरक्षण का विवाद महज बहाना था? असल में कुछ विदेशी साजिशों के जरिए शेख हसीना को सत्ता से हटाना था। आज भले ही बांग्लादेश में खुशियों का महासमुद्र लहरा रहा है, लेकिन आम लोगों को पता नहीं है कि सेना ने अपने सैनिक बूटों के नीचे लोकतंत्र को कुचलने की तैयारी कर ली है। पड़ोस के उस बेहतर होते देश की बदतरी पर बात करने से पहले तानाशाही पर एक घटना का जिक्र कर लेते हैं। चीन के महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस एक बार जंगल से होकर गुजर रहे थे। उन्हें एक महिला के रोने की आवाज सुनाई पड़ी। अपने शिष्यों के साथ वो उस दिशा में चले गए जहां से यह आवाज आ रही थी। उन्होंने उस महिला से रोने का कारण पूछा तो उसने कहा कि एक बाघ उसके लड़के को खा गया। कन्फ्यूशियस ने पूछा कि फिर भी तुम इस जंगल में क्यों रहती हो? महिला ने जवाब दिया कि यहाँ कोई तानाशाह नहीं रहता। तब कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को सीख दी कि हमेशा ध्यान रखना कि एक तानाशाह बाघ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन ये बात आज बांग्लादेश को समझ में नहीं आ रही। उसे लगता है कि शेख हसीना को हटाकर उसने बड़ी जीत हासिल कर दी है। लेकिन शेख हसीना के बाद जिस तरह आम लोगों के नाम पर सेना ने सत्ता पर काबिज होने की कोशिश की है, उससे तानाशाही की आहट सुनाई दे रही है। बांग्लादेश की उम्र अभी कुल जमा 53 साल भी नहीं हुई, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उस देश ने बड़े बड़े झंझावतों को झेला है। 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के बाद उसका अस्तित्व बना। दुनिया के मानचित्र पर एक ऐसे देश के रूप में बांग्लादेश प्रकट हुआ जिसका निर्माण लोकतंत्र के लिए, उस जमहूरियत के लिए हुआ जिससे बेहतरीन शासन प्रणाली अब तक कोई बनी नहीं। 1970 में पाकिस्तान के चुनाव में शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग ने बहुमत हासिल कर लिया था। तब तक आज का बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान खुद को श्रेष्ठ और पूर्वी पाकिस्तान के बंगाली मानुषों को कमतर और हे समझता था, भले ही वो मुसलमान ही क्यों नहीं थे। लेकिन जब पूर्वी पाकिस्तान के शेख मुजीबुर रहमान ने चुनाव जीत लिया तो पश्चिमी पाकिस्तान के नेता उनको सत्ता सौंपने के लिए तैयार नहीं थे। सत्ता सौंपना तो दूर, पूर्वी पाकिस्तान के मन में दहशत भरने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान के फौजी बूटों की खौफनाक दस्तक पूर्वी पाकिस्तान के गली कूचों तक सुनाई पड़ने लगी। लेकिन मुजीब अपने मुल्क के मानवीय अधिकारों के लिए अड़े रहे, डटे रहे। फिर भी पाकिस्तान ने अपनी बदमाशी नहीं छोड़ी तो भारत पूर्वी पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मैदान में उतरा। पाकिस्तान से युद्ध हुआ, पाकिस्तान हारा और भारत की मदद से बांग्लादेश का जन्म हुआ। शेख मुजीबुर रहमान के हाथों में बांग्लादेश की कमान आ गई। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन खेल उसी क्षण से खराब भी होने लगा। बांग्लादेश भी अपने पूर्ववर्ती पाकिस्तान की तरह फौजी तानाशाही की राह देख रहा था। 15 अगस्त 1975 की रात शेख मुजीबुर रहमान की उनके पूरे परिवार के साथ राष्ट्रपति आवास में हत्या कर दी गई। 16 अगस्त 1975 की सुबह पूरी दुनिया ने बांग्लादेश के राष्ट्रपति के घर को खून के दरिया में तब्दील होते हुए देखा। 1975 से 1990 तक बांग्लादेश की सांसें पूरे 15 साल तक सैनिक बूटों के तलवे के नीचे घुटती रहीं। इसके बाद बांग्लादेश में लोकतंत्र आया, लेकिन वो लोकतंत्र अभी घुटनों के बल ठीक से चल भी नहीं पाया था कि उसके हाथ पैर तोड़ने की तैयारी कर ली गई है, क्योंकि सेना ने दखल दे दिया है। सेना जब तब सत्ता में दखल देने के लिए हाथ पांव मारती थी, लेकिन बीते 2-3 सालों से उसकी राजनीतिक गलियारे में मौजूदगी और दखल शून्य हो चुका था। लेकिन कमाल देखिए कि अब वही सेना लोकतंत्र का प्रहरी बन गई है। इसमें कोई शक नहीं कि शेख हसीना ने अपनी राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग किया। ये कोई लोकतांत्रिक रास्ता नहीं है कि विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूस दो। खालिदा जिया, जो बंगाल नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख हैं और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही हैं, वो 6 साल से जेल में थी। बांग्लादेश में गरीबों के लिए बैंक खोलकर आम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का फॉर्मूला देने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनिस पर इसी साल की शुरुआत में करीब 100 मुकदमे ठोक दिए गए। ये सब बताने के लिए काफी है कि शेख हसीना को लोकतंत्र को सीमित करने की जगह उसे विस्तार देना था। ऐसा उन्होंने नहीं किया।
लेकिन जवाब में जिस तरह जनाक्रोश के साथ सेना ने अपनी ताकत को मिला दिया, वो एक शक, एक रहस्य पैदा करता है। सेना ने कहा कि वो सड़क पर उतरे विरोध को नहीं रोक सकती, वो रोकने में असमर्थ है। 4 अगस्त को जिस दिन शेख हसीना का इस्तीफा हुआ और देश निकाला हुआ, उसी दिन सेना प्रमुख जनरल वकार उज-जमान ने प्रधानमंत्री शेख हसीना से कहा कि वो प्रदर्शनकारियों को नहीं दबाएंगे, दबा ही नहीं सकते। ये उस सेना का प्रधान सेनापति बोल रहा था जिसके पास 1,60,000 फौजी हैं, जिसके पास इस भारतीय उपमहाद्वीप में तीसरी सबसे बड़ी सेना है। लोग प्रधानमंत्री आवास में घुस गए, हुड़दंग मचाने लगे, उस घर को ऐसे लूट रहे थे जैसे बांग्लादेश के आम नागरिक ना होकर तालिबान के आतंकवादी हों। इससे ज्यादा शर्म की, लज्जा की बात क्या हो सकती है कि एक महिला के अंतर वस्त्रों को सरेआम लहराया जा रहा था और सेना मूक दर्शक बनकर ये सब देख रही थी। आखिर बांग्लादेश किस लोकतंत्र की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा था? उस लोकतंत्र की तरफ जिसका रास्ता फौजी हुकूमत की मंजिल पर जाकर सरेंडर कर देता है। 4 अगस्त को जिस वक्त आसमान में शेख हसीना को लेकर हेलीकॉप्टर उड़ा, उसी वक्त उनके आवास में हुड़दंगियों ने जो कुछ किया वो द्रौपदी चीरहरण की तरह विभत्स और जघन्य था। बांग्लादेश का माथा उस एक घटना के लिए सालों तक, बल्कि दशकों और सदियों तक शर्म से झुका रहेगा। सवाल यही है कि 1,60,000 सैनिकों वाली बांग्लादेश की सेना ने प्रदर्शनकारियों और आंदोलनकारियों को प्रधानमंत्री आवास में कैसे जाने दिया? लोगों की लड़ाई शेख हसीना से थी, लेकिन उसके लिए प्रधानमंत्री पद की गरिमा पर चोट क्यों की गई? वो चोट प्रधानमंत्री आवास में एक महिला प्रधानमंत्री के सामानों को चुराने से लेकर उसके अंतर वस्त्रों तक को लहराने से लगी। दूसरी बात ये कि जब छात्रों का आंदोलन इस बात से था कि बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को 30% आरक्षण क्यों मिलना था, तो इसके लिए बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची ही थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस आरक्षण सीमा को 30% से गिराकर 5% कर दिया था। ऐसे में आरक्षण के नाम पर आंदोलन का क्या तुक था? आखिर वो कौन सी शक्तियां थी जो एक बेजान हो चुके मुद्दे में प्राण फूंक रही थी? क्या आतंकवाद को शह देने वाला कोई संगठन लोकतंत्र का हामी हो सकता है? अगर नहीं, तो जमायते इस्लामी कैसे इस शेख हसीना विरोधी आंदोलन का एक प्रमुख किरदार बनकर उभरा और उसके छात्र संगठन इस्लाम छात्र शिविर को किसका संरक्षण हासिल था, जिसने छात्रों के वेश में बांग्लादेश को पटरी से उतारने की कोशिश की है? क्या इसी हुड़दंगई भरी पृष्ठभूमि पर बांग्लादेश में नया लोकतंत्र विकसित होगा? इसे समझने के लिए एक और बात को समझिए। धर्मनिरपेक्ष हुए बिना लोकतंत्र पूरा नहीं हो सकता। जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, उनके घरों को जलाया गया, जिन पड़ोसियों से पीढ़ियों का पुराना नाता था, उन पड़ोसियों की बर्बादी का जश्न मनाया गया, जिस तरह शेख हसीना की पार्टी में शामिल हिंदू नेता और उसके भतीजे को पीट पीट कर मार डाला गया, इन सारी घटनाओं के साए में आखिर किस लोकतंत्र को मजबूत किया जा रहा है? सवाल यह है कि जिस बांग्लादेशी सेना ने प्रदर्शन के नाम पर शेख हसीना के देश निकाले के बाद भी प्रधानमंत्री आवास में जाकर हुड़दंग किया, जिन उपद्रवियों ने हिंदुओं के मंदिर से लेकर घर तक तोड़े, होटलों में आग लगाई, उन हुड़दंगियों के खिलाफ सेना या पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? या फिर उन हिंदुओं को बचाने की कोशिश ही क्यों नहीं की? बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने कहा कि वह धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक बांग्लादेश बनाएंगी, मगर सवाल है कि कैसे? खालिदा जिया जिस इस्लामिक मजहबी कट्टरता की पैरोकारी अपने राज में कर चुकी हैं, उसके जनक तो पाकिस्तान बनाने वाले, भारत का बंटवारा करने वाले और लाखों हिंदुओं मुसलमानों को मौत के घाट उतारने के जिम्मेदार मोहम्मद अली जिन्ना रहे हैं। जिन्ना ने भी जब पाकिस्तान बनाया था तो यही कहा था कि पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष होगा, सबके लिए वहां समान मौके होंगे, पाकिस्तान में लोकतंत्र होगा। लेकिन पाकिस्तान के बनने के 1 दशक के भीतर ही वहां फौजी तानाशाही आ गई। बांग्लादेश 3 दशक बाद एक बार फिर उसी दिशा में कदम बढ़ाता दिख रहा है। ये बात सही है कि पाकिस्तान में सेना की देखरेख में ही एक अंतरिम सरकार बन गई है। इसका प्रमुख नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस को बना दिया गया है। यूनुस ने भारत को बेस्ट फ्रेंड होने की दुहाई दी है, लेकिन यह भी नत्थी कर दिया है कि भारत ने बांग्लादेश की जगह एक शख्स को तरजीह दी है और वो है शेख हसीना।
मोहम्मद यूनिस का दर्द समझा जा सकता है। हो सकता है कि वो शेख हसीना के सताए हुए हों, लेकिन अब वो बांग्लादेश के प्रमुख हैं, सेना के इशारे पर चलने वाले ही सही। इसलिए उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अगर किसी देश का साथ देता है तो ये इसकी खुशनसीबी है। अब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी तो भारत शेख हसीना से ही तो संवाद करता। फिर जब उनकी जान पर बनाई उस वक्त भारत उन्हें शरण नहीं देता, तो जिन हुड़दंगियों ने उनके अंतर वस्त्रों को नहीं छोड़ा, क्या वो शेख हसीना को छोड़ देते? फिर भारत की शाश्वत परंपरा रही है कि जो संकट में हो, जो शरणागत हो, उसे शरण देनी चाहिए। भारत की परंपरा भगवान राम से जुड़ी है। रावण का भाई विभीषण जब उनकी शरण में आया तो भगवान राम ने उसे शरण दी। फिर शेख हसीना को भारत ने उस वक्त भी बचाया था जब उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान समेत पूरे परिवार को मार डाला गया था। उस वक्त मोहम्मद यूनिस भी भारत के इस कदम के समर्थक थे। इसलिए अब उनके आगे ये चुनौती है कि वो सत्ता को लोकतंत्र का जरिया बनाते हैं या तानाशाही के लिए इस्तेमाल होने वाली एक सीढ़ी। बोले भारत के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इससे हमें मदद मिलेगी। नमस्कार।